हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। जो ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है 2020 के प्री को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। आज उसमें ये तीसरा टेस्ट है जिसका टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में नदियां एवं सिंचाई परियोजना। मुझे उम्मीद है आप जितने भी लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वहाँ सभी लोग अच्छे से टेस्ट दे रहे होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए। अपनी पढ़ाई को इस लॉकडाउन में बिल्कुल भी कम मत करिएगा, क्योंकि यही वहाँ समय है जिसमें आप अन्य लोगों से आगे हो सकते हो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस समय पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि जो सब नोट्स वगैरह जहाँ वो रहते थे वहाँ पे रह गए हैं। तो इसलिए कई लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग आप लोगों की हेल्प करने को तैयार हैं। हम आप लोगों की पढ़ाई में जितनी हम लोगों से हो सकेगी उतनी हम सब आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जो आपको 499 रुपये में प्राप्त होगी। इसमें अभी सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं। अभी सब्जेक्टिव टेस्ट चलेंगे जिसमें आपके मध्य प्रदेश सब सब्जेक्ट के या सभी जितने भी आपके पीएससी के अंदर सब्जेक्ट है या जो भी आपका न्यू सिलेबस इसके अंदर अपडेट हुआ है उसी के अनुसार आपके ये टेस्ट रहेंगे। जिसमें आपका जितना भी हमने न्यू सिलेबस अपडेट किया उसके अनुसार आपके यहाँ पे टेस्ट इसमें चलते रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो आप जल्दी से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको 499 रुपये में प्राप्त होगी। और जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए हैं उन लोगों को ये टेस्ट सीरीज में 399 रुपये में प्राप्त हो जाएगी अर्थात। इसलिए आप जल्दी से जल्दी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप घर बैठ के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। आज की क्लास हम स्टार्ट करें। पहले हम आपको हमारे टॉपर्स का नाम बता देते हैं कि किन लोगों ने यहाँ पे टेस्ट में टॉप किया है। सबसे फर्स्ट टॉपर है राजा, इन्होंने 42 क्वेश्चन सही किए हैं 50 क्वेश्चन में से। सेकंड टॉपर है उमा सिंह, इन्होंने भी 42 क्वेश्चन सही किए हैं। थर्ड टॉपर है आपके आकांक्षा दीक्षित। फोर्थ टॉपर है यहाँ पे जयंत तिवारी और 5वें नंबर पे आपके आशीष विजयवार जी। इन पांचों टॉपर्स को एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लोग एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करेगा उसी का नाम आएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आप अगर 5 बार भी टेस्ट देते हो तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने कितनी बार टेस्ट दिया। तो कृपया आप ऐसा ना करें कि टॉप आने के चक्कर में कई लोग 5-5 बार टेस्ट दे रहे हैं या 2-2 बार टेस्ट दे रहे हैं। तो 2-2 बार ना दे, एक ही बार टेस्ट दीजिए, उसी में आपका सही मूल्यांकन होगा। अब हमारी क्लास स्टार्ट करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि नदी घाटी एवं परियोजना हमारा टॉपिक है, उसी से संबंधित आज आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि कपिल धारा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है। मैंने आपसे कपिल धारा जलप्रपात के बारे में पूछा है कि कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर स्थित है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सभी लोगों को कमेंट करके आंसर देना है कपिल धारा जलप्रपात के बारे में। अमरकंटक, खंडवा, अनूपपुर या भेड़ाघाट, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि जो आपका कपिल धारा जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है। आप अगर नर्मदा नदी के बारे में जानते होंगे, नर्मदा नदी जो है इसका जो हमारा उद्गम होता है वो कहाँ से निकलती है आपकी, तो ये निकलती है आपके कहाँ से, अनूपपुर अमरकंटक से। जब ये नदी अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है तो ये आपके 2 जलप्रपातों का निर्माण वहां पर करती है। एक जो जलप्रपात होगा उसका नाम होगा आपका क्या, कपिल धारा जलप्रपात। और दूसरा जो जलप्रपात है उस जलप्रपात का नाम है आपका कौन सा, दुग्ध धारा जलप्रपात। तो जो कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात है ये दोनों जलप्रपात अमरकंटक में बनते हैं। कौन सी नदी पर, आपकी नर्मदा नदी पर। फिर इसके बाद आपका एक ये जो नदी आपकी जबलपुर जब प्रवेश करती है तो जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा स्थान का नाम है आपका क्या, भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट नामक स्थान पर ये नदी जो जलप्रपात बनाती है उस जलप्रपात का नाम है आपका क्या, धुआंधार जलप्रपात। ध्यान रखिएगा कई लोग जलप्रपात का नाम भेड़ाघाट दे देते हैं। भेड़ाघाट जलप्रपात का नाम नहीं है। जबलपुर के अंदर एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम है भेड़ाघाट, वहां पर बनता है आपका धुआंधार जलप्रपात। तो मैंने यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे बनता है, तो कपिल धारा जलप्रपात बनता है आपके अमरकंटक में। इसलिए जिन लोगों ने आंसर अमरकंटक लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे और भी जलप्रपात बनते हैं इस पे, दर्दी और मंदार, और एक शस्त्रधारा जलप्रपात भी बनता आपका, वो बनेगा आपके खरगोन के अंदर। तो जिन लोगों ने अमरकंटक आंसर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप नहीं पर विशेषकर फोकस करिए।
कि कौन सी ऐसी नदी इसमें आपको ऐसी लगती है जिसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, जिसमें पहला विकल्प है आपका वर्धा, बी विकल्प हमने दिया बेनगंगा, तीसरा विकल्प दिया हमने आपका बारना, और जो डी विकल्प दिया वो दिया आपका नर्मदा। अगर आपने मध्य प्रदेश में नदियां या नदियों को मैप से अगर पढ़ा है तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को जो पढ़ाई करनी चाहिए वो मैप के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि मैप से अगर आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको किसी भी नदी की दिशा याद रखने की जरूरत नहीं होती है। मध्य प्रदेश का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिणी हिस्सा याद रखिए, आप नदी को उस मैप के अनुसार बहा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नदी का प्रवाह किधर है। तो जल्दी से भी लोग कमेंट करके आंसर बताइए, क्या वर्धा नदी बहती है, बेनगंगा बहती है, बारना बहती है, नर्मदा। अगर हम इन चारों विकल्पों की अगर हम बात करें, सबसे पहला विकल्प आपके यहाँ पे वर्धा नदी का दिया है। जो वर्धा नदी निकलती है ये आपके वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है, और जब ये बैतूल से निकलती है तो स्वाभाविक बात है आपकी ये बेनगंगा में जाकर मिल जाती है, और बेनगंगा और वर्धा दोनों के संगम स्थल को प्राणहिता कहा जाता है। तो इसका जो प्रवाह है वो ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर है। मैं इसी प्रकार आपको इसमें बता भी रहा हूँ, ये उत्तर वाला एरिया होगा, ये दक्षिण वाला, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। बेनगंगा आपके अभी बता ही चुका हूँ, आपकी ये पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है, तेलंगाना के पास आपकी जो तेलंगाना की सीमा है वहां पर जाकर आपकी ये कौन सी नदी में मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। अर्थात गोदावरी में उत्तर की ओर से जाकर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी आपकी बेनगंगा। तीसरी अगर हम नदी की बात करें, आप यहाँ पे मैप में भी देख लीजिए, ये आप यहाँ पर ये हमारी बेनगंगा नदी है, ये यहाँ से आपकी निकल रही है, ये आपके यहाँ पर, और ये इधर से आपकी वर्धा नदी आके दोनों मिल जाएगी, तो इनका आगे संगम स्थल प्राणहिता कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा बेनगंगा नदी भी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। अगर हम बारना नदी की बात करें तो बारना नदी आपकी रायसेन से निकलती है, और ये जो बारना नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। जब ये रायसेन से निकलेगी तो आप जानते हो ये जो रायसेन जिला आता है ये आपके ऊपर वाले एरिया के अंतर्गत आता है यहाँ पर आपका, तो स्वाभाविक बात है आपका इसका भी प्रभाव किसकी ओर देखोगे, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन जब ये आप नर्मदा नदी देखते हो तो नर्मदा नदी का प्रभाव आप देखिएगा पूर्व से लगा के किस ओर है आपका, तो इसका प्रभाव आपका पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इन जिन भी लोगों ने इसका आंसर नर्मदा दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो है उसका आंसर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दीजिए, थोड़ा जल्दी अब प्रेस हो गया था बटन, इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने 2015 का प्री भी दिया होगा, सॉरी 2017 या 18 के प्री में क्वेश्चन थोड़े अलग उससे पूछा था। आपको नेशनल हाईवे 3 का नाम याद होगा, आगरा मुंबई राजमार्ग, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा शहर आपके आगरा मुंबई राजमार्ग पर नहीं है, उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमने थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, क्वेश्चन अब राजमार्ग से रिलेटेड नहीं है, नदी से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका सारंगपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, जिसमें आप पहला विकल्प देख रहे हो काली सिंध नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है आपकी नर्मदा, और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए कि जो आपका सारंगपुर शहर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। अगर हम काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका कहाँ से, बागली गांव देवास से, और बागली गांव देवास से जाकर आपकी ये कौन से राज्य में, आपके राजस्थान राज्य में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है। तो ये जो आपकी काली सिंध नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, आपकी चंबल की। बेतवा नदी की हम बात करें, इसका उद्गम होता है आपका कहाँ से, तो ये नदी कहाँ से निकलती है आपकी, तो ये निकलती है आपके कुमरा गांव रायसेन से, और कुमरा गांव रायसेन से निकलकर हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आपकी कौन सी नदी में मिल जाती है, आपकी यमुना में। नर्मदा आप जानते हो अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अगर आप यहाँ पे विकल्प देखोगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका काली सिंध नदी, क्योंकि काली सिंध नदी का प्रवाह अगर आप मैप में देखोगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि ये आपकी कहाँ से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका सारंगपुर शहर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो सारंगपुर शहर काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। और भी शहर अगर आप इस नदी के तट पर देखोगे कि कौन कौन से शहर इस नदी के तट पर स्थित है, एक आपको सोनकच्छ शहर का नाम याद होगा, ये आपकी एक तहसील है, देवास जिले की तहसील के अंतर्गत ये आती है आपका। तो जो सोनकच्छ शहर है वो भी आपके किसके अंतर्गत आता है, तो सोनकच्छ शहर भी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। और एक देवास की एक और तहसील है जिस तहसील का नाम है आपकी क्या, बागली, क्योंकि बागली गांव देवास से इस नदी का उद्गम होता है। तो जो बागली शहर है वो भी आपकी कौन सी नदी के तट पर है, काली सिंध नदी। तो तीनों शहर के नाम याद रखिएगा आप, सारंगपुर, सोनकच्छ और बागली, ये काली सिंध नदी के तट पर स्थित शहर है। तो जिन लोगों ने आंसर ए लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नदियों की सहायक नदियों से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको सहायक नदियों से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा होगा। तो जल्दी बताइए कि कौन सा इसमें असत्य कथन लगता है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है या नहीं, धसान बेतवा की सहायक नदी है या नहीं, सिंध चंबल की सहायक नदी है या नहीं, बारना नर्मदा की सहायक नदी है या नहीं। तो जल्दी कमेंट करके आप बता दीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर आप सभी लोगों के अनुसार सही होगा। नहीं, ये जो एमपी आता है वो एसआई कांस्टेबल सब में सेम रहता है, तो आप एमपी वगैरह या जीएस से संबंधित जो भी क्लास है वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी, इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें पार्वती नदी की, तो पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर से। राजस्थान में जाकर आपकी कौन सी नदी में मिल जाती है आपकी, तो ये मिल जाती है चंबल में। अगर हम धसान की सहायक नदी की बात करें तो धसान आपके बेतवा की सहायक नदी है, विकल्प बी आपका सही होता है। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध चंबल की सहायक नदी नहीं है, अर्थात ये किसकी सहायक नदी है, तो ये जो नदी सहायक नदी है वहाँ किसकी सहायक नदी है, तो ये नदी सहायक है आपकी किसकी, यमुना की। और अगर हम बारना की बात करें तो बारना किसकी सहायक नदी है, तो बारना नर्मदा की सहायक नदी है। लेकिन यहाँ पे आपसे मैंने असत्य कथन का चयन करने का बोला था, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सिंध नदी जो कि आपकी सिरों विदिशा से निकलती है और आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जाकर आपकी ये यमुना नदी में मिल जाती है, इसलिए विकल्प सी यहाँ पे असत्य कथन है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, डी इसका आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैप में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए आप यहाँ पे पार्वती नदी को देख पा रहे हो। पार्वती नदी आपकी ये जा रही है, ये आपकी किस में मिल गई, आपकी चंबल में। अगर हम धसान की बात करें तो इधर आपकी यहाँ पे ये बेतवा नदी बह रही है, इस मैप में आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि बेतवा यहाँ पर, ये यहाँ से आपकी बेतवा नदी इधर से जा रही है, तो इधर इसमें आपकी धसान नदी आकर मिल जाती है। सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध नदी यहाँ से आपकी ऐसे प्रवाहित होते हुए आपकी ये यहाँ से जाकर आपकी सीधी किस में मिल जाएगी आपकी, तो ये यमुना में मिल जाएगी। अगर हम बारना की सहायक नदी की बात करें तो बारना आपकी नर्मदा की सहायक नदी ही है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। असत्य कथन का हमें चयन करना था। 5वां क्वेश्चन है आपका, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में है। एक बार शायद ये एसआई का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सोन नदी कितने राज्यों में बहती है। तो इसमें आपके सामने विकल्प आपको 3 दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से राज्य में बहेगी। पहले आप आंसर बताइए, आपका आंसर अगर ए सही है तो ए बताइए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। तो जल्दी कमेंट करके आप आंसर दीजिए, आप सभी लोगों का आंसर इसमें कौन सा होगा। तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में है। अगर हम सोन नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो आपका ये जो सोन नदी है इसका अगर आप उद्गम देखोगे कि ये नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो ये नदी आपके अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है। अर्थात इस नदी का उद्गम कहाँ से होगा आपका, तो इस नदी का उद्गम हुआ अमरकंटक से। 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। जब ये नदी निकलती है तो मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ, तो स्वाभाविक बात है आपकी मध्य प्रदेश में ये नदी बहती है। फिर आपकी ये नदी प्रवेश करेगी कौन से राज्य के अंदर, आपके यूपी के अंदर, अर्थात उत्तर प्रदेश में ये नदी प्रवेश करती है। आपने एक बांध का नाम सुना होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी, उसी पर ये बांध बना है। और इसके बाद आपकी ये प्रवेश करेगी आपके कौन से राज्य के अंदर, आपके बिहार, क्योंकि आपको पता होगा कि गंगा की दक्षिण से बहकर जाने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम होगा आपकी कौन सी नदी, सोन नदी, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपके 780 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इस नदी का अपवाह क्षेत्र 3 राज्यों में, एमपी, यूपी और बिहार, आप विकल्प में देख सकते हो। विकल्प ए यहाँ पे आपका सही होता है, मध्य प्रदेश यहाँ पे दिखाया है, उत्तर प्रदेश है आपका और बिहार, इन तीनों राज्यों में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है। बालाघाट शहर के किस नदी के तट पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। बेनगंगा, शिवनी, कानन या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए कि जो आपका बालाघाट शहर है वहाँ किस नदी के तट पर स्थित होगा, बेनगंगा, शिवना, कानन या इनमें से कोई नहीं।
अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बेनगंगा नदी है, इसका जो उद्गम होता है वो होता है आपका कहाँ से, तो ये निकलती है पारसवाड़ा, पठार, सिवनी से, अर्थात जो बालाघाट शहर है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होता है। आगे की नदियों को भी हम देख लेते हैं। शिवना नदी बहती है मंदसौर के अंदर, तो यहाँ पे स्वाभाविक बात है इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मंदसौर शहर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, वो है आपकी कौन सी, शिवना नदी। कानन भी इसका आंसर नहीं होगा। कानन भले ही बेनगंगा की सहायक नदी है, लेकिन बालाघाट शहर कानन नदी के तट पर स्थित नहीं है। और डी विकल्प आपको दिख ही रहा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो पहला इसका आंसर सही होता है। जिन लोगों ने इसका आंसर बेनगंगा का बालाघाट शहर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पे आपका सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ए है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो आपको 499 रुपये में अवेलेबल होगी। आपको एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आप लोगों को कितने रुपए में प्राप्त हो जाएगी, 499 रुपये में प्राप्त होगी। प्लस जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए हैं उन लोगों के लिए हमने स्पेशल 100 रुपये का डिस्काउंट भी दिया है। वो लोग 399 रुपये में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। आपको बेतवा नदी के उद्गम के बारे में बताना है। वैसे अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया भी था, बोला भी था कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। तो आप सभी लोग बताइए कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन, विदिशा, गुना या शिवपुरी। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, रायसेन से निकलती है, विदिशा से निकलती है, गुना से निकलती है या शिवपुरी से निकलती है। अगर हम बेतवा नदी की बात करें कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बेतवा नदी का जो उद्गम होता है आपके रायसेन जिले के अंदर एक गांव आता है। उस गांव का नाम है आपका कौन सा, कुमरा गांव रायसेन। और ध्यान रखिएगा कुमरा गांव रायसेन से कौन सी नदी निकलती है, तो कुमरा गांव रायसेन से निकलती है आपकी कौन सी नदी, बेतवा। इसका प्रवाह जो है वो उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आपकी हमीरपुर, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उस शहर का नाम है आपका क्या, हमीरपुर। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, उस नदी का नाम है आपकी कौन सी, यमुना नदी में। यहाँ पे मैंने आपसे बेतवा नदी के उद्गम के बारे में पूछा था, तो जिन लोगों ने बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। विदिशा नहीं होगा, विदिशा इसका आंसर नहीं है। गुना भी नहीं है, गुना में भले ही प्रवाहित होती होगी लेकिन ये नहीं है। शिवपुरी भी इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर रायसेन लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, आप यहाँ पे भी देख भी सकते हो कि आपकी जो बेतवा नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र आपके यहाँ पर ये बेतवा नदी प्रवाहित होते हुए जाती दिख रही होगी। और आपके हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर कौन सी नदी में मिल रही है आपकी, तो ये मिलती है आपकी यमुना नदी में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाइए। आप जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर अब आने लगे, क्योंकि अब की बार आपने देखा था सतपुड़ा में एकल श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाइए। हो सकता है आने वाले समय में आपको इस प्रकार का यही क्वेश्चन हुबहू देखने को मिल जाए, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो नदियों का क्रम है वो आपको उसी क्रम में याद रखना है। पश्चिम से पूर्व पूछे तो पश्चिम से पूर्व में जमाइए, और पूर्व से पश्चिम पूछे तो पूर्व से पश्चिम में। लेकिन अगर हम हमारे विकल्प में देखें या क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमने आपसे पूछा है कि प्रमुख नदियों को आपको पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाना है। तो सबसे पहला विकल्प है आपका चंबल, बेतवा, सिंध, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, चंबल, केन, सिंध, बेतवा, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही क्रम है जो आपके पश्चिम से पूर्व में होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे नदियों का क्रम, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहली जो नदी निकलती है इस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी, आपकी चंबल नदी। चंबल के बाद दूसरी जो नदी आएगी उस नदी का नाम होगा आपकी कौन सी नदी, तो ये जो नदी है इस नदी का नाम है आपकी क्या, सिंध नदी। और सिंध के बाद अगली जो आपकी ये नदी जा रही है इस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी, तो ये जो नदी होगी इसका नाम है आपकी बेतवा। और ये जो आपकी नदी प्रवाहित हो रही है इस नदी का नाम होगा आपकी केन नदी। इनके अगर हम उद्गम की बात करें कि इन नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ से होता है, तो चंबल का अगर आप उद्गम देखोगे इंदौर में महू के पास जाना पाओ पहाड़ी आती है, वहां से आपकी चंबल नदी निकलती है। सिरोंज विदिशा से आपकी सिंध नदी निकलती है। आपकी जो बेतवा नदी है वो कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। और जो केन नदी है इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत कटनी से।
तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा आपका चंबल, सिंध, बेतवा और केन, क्योंकि हमने पश्चिम से पूर्व में पूछा था। तो ये जो आपकी दिशा हुई ये आपकी पश्चिम वाली दिशा हो गई, और ये जो आपकी दिशा हुई है ये हो गई आपकी पूर्व में। तो पश्चिम से पूर्व में आप देखिए चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेतवा, और बेतवा के बाद कौन सी है आपकी केन। तो आप विकल्प में देख लीजिए, विकल्प भी आपका यहाँ पर मैच करता है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे विकल्प में भी, यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो कि आपकी कहाँ पे आपकी ये नदी प्रवाहित हो रही है। ये देखिए आपकी ये जो नदी है, इस नदी का नाम है चंबल। चंबल के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ये हो गई आपकी कौन सी सिंध। सिंध के बाद ये कौन सी नदी हो गई आपकी बेतवा, और बेतवा के बाद इधर आपकी यहाँ पर ये जो नदी बह रही है, इस नदी का नाम हुआ आपकी कौन सी, केन नदी। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसका आंसर सही है, इसलिए जिन लोगों ने आंसर बी दिया उन सभी का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश या बेतवा नदी के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। आपको बेतवा नदी से संबंधित सही कथन का चयन करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन बेतवा से संबंधित है या सही है। बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो कुमरा गांव, रायसेन से होता है। क्या ये विकल्प सही है या विकल्प बी सही है कि बेतवा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्या विकल्प सी सही है, बेतवा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। क्या विकल्प डी सही है कि बेतवा नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर है। तो जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए, आपका आंसर इसमें क्या होगा। इसमें से कौन सा एक कथन ऐसा है जो आपको सत्य लगता है। अगर हम बेतवा नदी के इन चारों कथनों की बात करें, सबसे पहला कथन दिया हमने, बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन से होता है। बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे अभी भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कुमरा गांव, रायसेन से आपकी कौन सी नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी, आपकी बेतवा नदी। दूसरा यहाँ पे हमने विकल्प दिया, बेतवा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। बिल्कुल गलत कथन होगा आपका ये। हम बेतवा नदी को मालवा की गंगा नहीं बोलते, इसे हम मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ मध्य प्रदेश का एक प्रांत है या एक भौगोलिक प्रदेश है जिसका नाम है आपका मालवा, उसकी गंगा बोला। अगर मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश कथन करता तो इसका विकल्प बी भी सही होता, लेकिन विकल्प बी गलत होता है। मालवा की गंगा अगर हम बोले तो क्षिप्रा नदी को बोलते हैं, ना कि आपकी बेतवा नदी को। तीसरा विकल्प दिया, बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी है। गलत ऑप्शन है आपकी, गंगा में डायरेक्ट अपना जल नहीं गिराती। आप प्रत्यक्ष रूप से भले ही इसका जल गंगा में जाता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष रूप से ये जो अपना जल गिराती है वो कौन सी नदी में गिराती है, उस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी, यमुना। आपका डी विकल्प दिया, बेतवा नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर है। नहीं, बेतवा नदी आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो विकल्प डी भी आपका यहाँ पर गलत होता है। तो बी विकल्प भी आपका रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग विकल्प है और डी भी रॉन्ग। इसलिए विकल्प जो राइट सही होगा या जो ए होगा वो आपका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ए आंसर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10वां अब आपकी स्क्रीन पर, यमुना की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाइए। अभी भी ये क्वेश्चन आपसे इससे पहले पूछा था, लेकिन उस क्वेश्चन का थोड़ा अलग उसमें था। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर देखा होगा या उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे आप नहीं लगा पाओगे। आप सभी लोग इसका सही आंसर दीजिएगा कि आप सभी का आंसर इसके अनुसार क्या सही होगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, केन, केन, बेतवा, चंबल, सिंध। तो जल्दी कमेंट करके आप बता दीजिए कि यमुना की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व में क्या होगी। अभी आपने देखा ही है। अगर हम बात करें चंबल नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी है। फिर हमने आपको सिंध बताया, ये भी यमुना में मिलती है। फिर हमने आपको बेतवा बताया, ये भी यमुना में मिलती है। और हमने फिर केन बताया, ये भी यमुना में मिलती है। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसका आंसर सही होगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आपका ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में जमाइए। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं, क्योंकि मैंने आपके नदियों को घटते क्रम के बारे में पूछा है। अगर आपको नदियों की लंबाई याद है या अगर आप कुछ ट्रिक से भी याद रखना चाहे उससे याद रख लीजिए। मैं ट्रिक से नहीं बोलूंगा, आपको उम्मीद या आपको सभी 5 नदियों की लंबाई तो याद रखनी ही पड़ेगी। बाकी भले ही सबकी लंबाई आप याद रखें या ना रखें, लेकिन 5 नदियों की लंबाई याद रख लीजिए। अगर हम बात करें कि अब देखिए कैसे हम इसको करेंगे, तो सब पहले अगर हमें नदियों की लंबाई याद है तो आप आराम से कर सकते हो। नदी नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। संपूर्ण भारत के 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो 13/12 इसकी टोटल लंबाई है।
चंबल हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, चंबल की जो लंबाई है वो कितनी आपकी 965 किलोमीटर। अगर हम सोन की बात करें तो सोन की जो लंबाई आती है वो आती है आपकी 780 किलोमीटर। ताप्ती की जो लंबाई आती है वो आती है आपकी 724 किलोमीटर। और बेतवा की लगभग आपकी कई बुकों के अंदर 480 आपको देखने को मिलती थी। मगर 480 भी मान के चले तो पांचवी बड़ी नदी बेतवा हो जाती है। पांचवा नहीं भी याद हो तो अगर आपको 3 का भी याद होगा तो आप आराम से इसका आंसर सही कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी नदी हो गई आपकी कौन सी? नर्मदा। तो सबसे पहला विकल्प आएगा आपका ए। दूसरी बड़ी नदी हो गई चंबल, तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका कौन सा? डी। तीसरी बड़ी नदी हो गई आपकी बेतसोन, तो इसके स्थान पे आ जाएगा आपका बी। तो आपकी फोर्थ नंबर पे बड़ी नदी है वो हो गई आपकी ताप्ती, तो ये हो जाएगा सी। और फिर आ जाएगा आपका कौन सा? ई। तो ए डी वी सी ई आप यहाँ पे देख सकते हो, ए डी बी सी ई, अर्थात विकल्प भी आपका यहाँ पर मैच करता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर विकल्प बी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा ये मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगला 12वां अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। आपको सही कथन का इसमें से चयन करके बताना है कि नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल की भ्रंश घाटी में बहती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी सोन है। सी विकल्प हमने आपको यहाँ पर दिया है। नर्मदा नदी एस्चुरी के स्थान पर डेल्टा बनाती है। और डी विकल्प दिया, माही नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब मैं देखता हूं आप लोगों की कितनी समझ इस क्वेश्चन को लेकर है, आप कितना अच्छे से इस क्वेश्चन को सुनकर पढ़कर आंसर देते हो, क्योंकि शब्दों का इस क्वेश्चन के अंदर हेर फेर है। अगर आप शब्दों के हेर फेर को समझ गए तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हम विकल्पों के अनुसार ही बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने आपको जो विकल्प दिए उनकी, यहाँ पर देखिए सबसे पहला विकल्प है कि नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल की भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप मान लीजिए नीचे वाला जो पर्वत है ये हो गया आपका कौन सा पर्वत? ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत। और जो ऊपर वाला पर्वत है ये हमने मान लिया कौन सा? आपका विंध्याचल। और सतपुड़ा और विंध्याचल की भ्रंश घाटी में जो नदी बहती है उस नदी का नाम है नर्मदा। तो पहला विकल्प तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होता। अगले विकल्प की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी सोन है, बिल्कुल गलत विकल्प है। अभी आपको मैं थोड़ी इससे पहले के क्वेश्चन में बताया हूँ, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है वो नदी होगी आपकी कौन सी? चंबल नदी। तो सोन नदी दूसरी बड़ी नदी नहीं है, सोन मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो विकल्प भी आपका यहाँ पर क्या होता है? तो विकल्प भी आपका गलत होता है। विकल्प सी की अगर हम बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी के स्थान पर डेल्टा बनाती है, गलत कथन होता है यहाँ पर। क्यों गलत कथन होता है? मध्य प्रदेश की 2 नदियां ऐसी है, एक आपकी जो नदी उसका नाम है आपकी क्या? ताप्ती नदी। और एक नदी है जो नदी उसका नाम है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। ताप्ती और ये जो नर्मदा है ये दोनों नदियां ध्यान रखिएगा डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा के स्थान पे एस्चुरी बनाती है। और मैंने आपसे यहाँ पे कथन उल्टा कर दिया था, एस्चुरी के स्थान पर क्या बनाया? डेल्टा। विकल्प सी भी आपका यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। अगर हम बात करें माही नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल गलत कथन है। माही नदी विषुवत रेखा को कहाँ से 2 बार काटेगी? क्योंकि अगर आप विषुवत रेखा की स्थिति देखोगे तो विषुवत रेखा तो दक्षिण में है आपकी, सॉरी बीचों बीच से जाने वाली रेखा है, दक्षिण वाली रेखा जो मकर है। तो यहाँ पर तो माही नदी स्थित है ही नहीं। विषुवत रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है उस नदी का नाम होगा आपकी कौन सी नदी? तो वो नदी होगी आपकी कौन सी नदी? कांगो नदी। कांगो नदी ध्यान रखिएगा, इसी को हम जायरे नदी बोलते हैं, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम बात करें मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी और कर्क रेखा को 2 बार जो नदी काटती है उस नदी का नाम है आपकी माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार जो नदी काटती है उस नदी का नाम है आपकी कौन सी? लिम्पोपो। 1 बार काटने की बात नहीं की गई है, 2 बार काटने की बात की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कांगो नदी विषुवत को 2 बार काटती है और माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे तो मैंने आपको विकल्प बी में डी में आपका विषुवत लिख दिया था। अगर मैं यहाँ पे कर्क रेखा लिख देता तो कथन सही होता, लेकिन मैंने कर्क रेखा नहीं, यहाँ पे विषुवत रेखा दिया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक ही विकल्प यहाँ पे सही होता है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर विकल्प ए लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13, संजय सरोवर बांध से कौन सा जिला सिंचित हो रहा है?
संजय सरोवर परियोजना के बारे में आप जानते हो, ये जो संजय सरोवर परियोजना है, इसी परियोजना का नाम बेनगंगा नदी परियोजना बोलते हैं। इसी परियोजना को हम अपर बेनगंगा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अगर हमने यहाँ पे आपसे संजय सरोवर बांध से कौन सा जिला सिंचित होता है, मैंने आपसे जिला सिंचित करने की बात की है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही जिला आपका इस बांध से आपको सिंचित होता दिखेगा, वो जिला है आपका कौन सा, बालाघाट। क्योंकि ये जो बेनगंगा नदी की परियोजना है, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक हमारा एमपी और एमपी के नीचे जो राज्य लगता है उस राज्य का नाम है आपका कौन सा, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की संयुक्त परियोजना है बेनगंगा नदी परियोजना। और इस बेनगंगा नदी के बांध का ही नाम है आपका क्या, संजय सरोवर बांध। ध्यान रखिएगा, संजय सरोवर बांध बालाघाट में, जबकि संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी शहडोल के अंदर लगता है। और जो आपकी संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना ये उमरिया के अंतर्गत आती है। आपको एमपी में 3 संजय नाम याद रखने पड़ेंगे। एक संजय ताप विद्युत परियोजना जो कि उमरिया के अंदर है, संजय सरोवर बांध जो कि आपका बालाघाट के अंतर्गत आता है, और एक संजय राष्ट्रीय उद्यान जिसका जो क्षेत्रफल है वो सीधी और शहडोल के मध्य है। इसलिए इसका आंसर होगा आपका बालाघाट। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बालाघाट दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो उससे पहले हमारी टेस्ट सीरीज जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को 499 रुपये में प्राप्त होगी। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो ग्रेटर गगऊ बांध किस नदी पर है। अब अगर आपको ग्रेटर गगऊ बांध के बारे में पता होगा कि ग्रेटर गगऊ बांध कौन सी नदी पर है, तो केन, शिवना, उर्मिल या बेतवा नदी, तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि ग्रेटर गगऊ बांध किस नदी पर है, केन नदी पर है या शिवना नदी पर है या उर्मिल नदी पर है या बेतवा नदी पर है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो केन नदी है, केन नदी आपकी विंध्याचल पर्वत कटनी से निकलती है, आपकी दमोह पन्ने वाले क्षेत्र में आपकी बहती हुई अपना जो जल गिराती है, कहाँ पे ले जाके जल गिराती है, तो अपना ये जो जल गिराती है कहाँ पे, आपके यमुना नदी में इसका क्या गिरता है, आपका जल गिरता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ग्रेटर गगऊ बांध है ये जिस नदी पर बना उस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी, आपकी केन नदी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर केन लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। शिवना नहीं हो सकती क्योंकि मंदसौर में बहती है। उर्मिल, ध्यान रखिएगा, केन की सहायक नदी है लेकिन उर्मिल पे गगऊ बांध नहीं बना है। बेतवा नदी भी इसका आंसर नहीं है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर केन नदी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो ग्रेटर गगऊ बांध किस नदी पर बना, उस नदी का नाम है आपकी क्या, केन नदी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 अब आपकी स्क्रीन पर, हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे मैंने आपसे हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला पूछा है। आप कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन में एक छोटा सा लॉजिक है, उससे आप कंफ्यूज ना हो। पहले आप लोग आंसर दीजिए, आप सभी लोगों का आंसर क्या होगा। अगर हम हलाली नहर की बात करें तो ये जो हलाली नहर है, इसी नदी को या इसी हलाली नहर की परियोजना को हम एक परियोजना के नाम से जानते हैं। उस परियोजना का नाम है आपकी क्या, सम्राट अशोक सागर परियोजना। अब अगर हम सम्राट अशोक सागर परियोजना की बात कर रहे हैं तो 2 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक जो जिला लाभान्वित होता उसका नाम है आपका क्या, विदिशा, और दूसरा जो जिला लाभान्वित होता उसका नाम है आपका क्या, रायसेन। ध्यान रखिएगा, कई लोग रायसेन और राजगढ़ को एक ही समझ लेते हैं क्योंकि इनका नाम शुरुआत में सुनने में सेम मिलता है। यहाँ पर राजगढ़ दिया है ना कि रायसेन। अगर रायसेन यहाँ पे दिया होता तो इसका आंसर ए और बी दोनों होता, लेकिन राजगढ़ इससे लाभान्वित होने वाला नहीं है, इसलिए सिर्फ इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, विदिशा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर विदिशा लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16 अब आपकी स्क्रीन पर, कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है। वैसे तो कोलार परियोजना का जो बांध है वो आपके 2 जिलों को सिंचाई करता है। इसका जो बांध है 2 जिलों की सीमा पर आपको स्थित मिल जाएगा, लेकिन एक जिला तो इसमें से गायब है, उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप क्लू पकड़ के फिर आंसर दे दोगे। पहले आप आंसर बता दीजिए कि कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है, मुरैना में है, दतिया में है, सीहोर में है या भिंड में है। तो ध्यान रखिएगा, कोलार परियोजना से 2 जिले लाभान्वित होते हैं। कोलार डैम आपने नाम सुना होगा, ये जो कोलार डैम बना आपका ये भोपाल और आपका किस किस के बीच बना हुआ, तो ये बना हुआ आपका सीहोर के बीच। लेकिन भोपाल तो आपके पास विकल्प में है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर सही होगा वो होगा आपका सी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य भागीदार नहीं है।
1946 में आपको पता होगा सरदार सरोवर परियोजना का सबसे पहले विचार रखने वाले व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आपके 61 में जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना का आपका क्या किया, शिलान्यास किया। 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन इसका उद्घाटन कर दिया। 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक राज्य जिसमें ऐसा है जो इससे लाभान्वित नहीं होता है। कौन सा ऐसा राज्य है जो सरदार सरोवर परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो सरदार सरोवर परियोजना के अगर हम 4 राज्य की बात करें तो एक जो हमारा राज्य उसका नाम है एमपी, दूसरा जो राज्य उसका नाम है आपका कौन सा महाराष्ट्र, तीसरा जो राज्य उसका नाम है आपका कौन सा गुजरात। ये तीनों नर्मदा नदी के अपवा क्षेत्र वाले राज्य। इन तीनों को तो ध्यान रखिएगा लाभ होता ही होता है। एक और राज्य को भले ही उसके अंदर अपवा क्षेत्र नहीं है, उस राज्य का नाम है आपका कौन सा, राजस्थान। तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना आपकी सरदार सरोवर परियोजना। तो यहाँ पे आप विकल्प में देख लीजिए आंध्र प्रदेश, आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आंध्र प्रदेश का इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की ना तो कभी सीमा लगती है और दोनों एक दूसरे से दूर राज्य है और नर्मदा नदी आंध्र प्रदेश में बहती नहीं है। तो स्वाभाविक बात है इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा बांध है जो चंबल नदी पर नहीं बना है? जल्दी कमेंट करके बताइए। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध या सम्राट अशोक सागर बांध। तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा बांध है जो चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले जब एमपी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक थी? उस ट्रिक का नाम था आपकी क्या, चंगा राज। अब चंगा राज से आपको क्या याद रखना, चा से तो चंबल नदी है इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर और तीसरा कौन सा होगा आपका, जवाहर सागर। अगर हम सम्राट अशोक सागर बांध की बात करें तो ये हलाली नदी पर बना है और हलाली बेतवा की सहायक नदी है, इसलिए ध्यान रखिए इसका विकल्प डी यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि चंबल परियोजना के अंतर्गत सम्राट अशोक सागर बांध नहीं आते, जवाहर, राणा प्रताप और गांधी सागर तीनों आते हैं। इसलिए जिन लोगों ने आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः तालाबों से सिंचाई होती है? ध्यान रखिए अगर आप मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग की बात करोगे तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो आपकी सिंचाई होती है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सिंचाई का मुख्यतः साधन अधिकांशतः आपको नहर मिल जाएगा। मालवा या मध्य प्रदेश के मध्य भाग में या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र से या जिससे सिंचाई होती है वो है आपका कौन सा, कुएं एवं नलकूप। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूं मध्य प्रदेश के 2 जिले आपके आपका एक सिवनी जिला और एक आपका बालाघाट, ये 2 जिले ऐसे जिले यहाँ पे आपके तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। बालाघाट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सिवनी नदी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सिवनी नदी लगाया, सॉरी सिवनी लगाया, नदी नहीं सिवनी लगाया है, सिवनी एक जिला है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? आपको नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में पता होगा। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले जिन 2 नदियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है उस नदी का नाम है आपकी क्या, केन और बेतवा नदी। लेकिन ये केन बेतवा नदी परियोजना हमारे लिए या हमारे मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान के लिए बहुत ही वरदान साबित होने जा रही है। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिससे आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना होकर गुजरेगी? एक लंबी केनाल के माध्यम से पहले एक नदी पर बांध बनाया जाएगा और एक केनाल अर्थात नहर के माध्यम से इस बांध का पानी दूसरी नदी में छोड़ा जाएगा। तो ये जो परियोजना एक राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजर रही है उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम होगा आपका कौन सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। यह हमारी आप टेस्ट सीरीज है। पहले कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। कल के टॉपिक हमारे रहेंगे मध्य प्रदेश के वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। इससे संबंधित हम यहाँ पे 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। वैसे हमारी टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन होते, लेकिन 50 हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, समय भी इतना नहीं है। साथ ही साथ हम 20 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन लेवल देख भी सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। बाकी 30 आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे।
ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो आपको कितने रुपए में प्राप्त होगी, एग्जाम गुरुजी ऐप पर ये टेस्ट सीरीज है जो आपको 499 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। अभी इसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं जिसमें आप एमपी का टेस्ट देख ही रहे हो। बाद में जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आपकी इसके अंदर एफएलटी अर्थात फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आपको परीक्षा के अंदर जैसा पेपर आता है उसी प्रकार का पूरे पेपर प्राप्त होंगे। 24 आपकी इसके अंदर एफएलटी होगी। एक जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों को लिए हमने 100 रुपये का स्पेशल यहाँ पे डिस्काउंट दिया, अर्थात वो लोग 399 रुपये में परचेज कर सकते हैं। हाँ, ये भी बता देता हूँ 2020 में जिन लोगों ने नोट्स लिए सिर्फ वही लोगों के लिए 100 रुपये का डिस्काउंट है, 19 वालों के लिए नहीं है। ये हमारा आप लोगों के लिए कोर्स भी अवेलेबल है, अभी आप लोगों के लिए प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है। जैसे ही आपका ये लॉकडाउन ओपन होगा या थोड़ी जैसे ही लॉकडाउन के अंदर ढील दे दी जाएगी कि आपकी जो आवश्यक चीज़ें उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है, हम आप लोगों के नोट्स जिन लोगों के कुछ लोगों के बचे हैं उन लोगों के डिलीवर कर देंगे और आप लोग अभी बुक कर सकते हो। जैसे ही आपका लॉकडाउन ओपन होगा तब पहुंचा दिया जाएगा। आप बोले सर हम तब तक कैसे पढ़ेंगे, तो आप एग्जाम गुरुजी की जो वेबसाइट है, जो लोग के नोट्स नहीं पहुंचे वो एग्जाम गुरुजी की वेबसाइट पे जाकर examguruji.in घर बैठकर अभी पढ़ाई कर सकते हो जिन लोगों के नोट्स नहीं पहुंचे, क्योंकि सारे नोट्स examguruji.in जो हमारी वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दिए गए। हमारा ये पीएससी प्री का कोर्स है जो आपको 2999 रुपये में प्राप्त होगा। इसके अंदर आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्राप्त होंगे, 300 प्लस वीडियो मिलेंगे, सारा पूरा आपको अपडेट जितना भी नया अपडेट है सब कुछ इसके अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपको 2999 रुपये में प्राप्त होगा। आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर ये हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। तो कल आप अपनी तैयारी करके आइएगा। जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो टेस्ट जरूर दीजिएगा। आप अपने घर में रहिए, लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए और इस कोरोना में अपने परिवार या अपने को खुद को भी सुरक्षित रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से अपने घर में करते रहिए। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।